सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और कार्यक्रम में आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हाल ही के दिनों में शक्ति की भक्ति की आराधना का पर्व हमने मनाया, विजयोत्सव हमने मनाया और उसके बाद अब हम दीपावली की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दीपावली की तैयारी हमें करना है, लेकिन हमें लोकल प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदना है क्योंकि हम देखते हैं कि गरीबों के घर भी दिवाली बन सके। तो इसके लिए हम सभी को, जो आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, चाहे मिट्टी के दिए ही क्यों ना हो, वो ज़रूर खरीदें। ये हमारी आपसे अपील है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, इनकी समस्याओं की और उसके समाधान क्या है, इसकी आज ज़रूर हम बात करने वाले हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले आज का हम जो आज की तिथि है वो क्या कुछ कहती है वो देख लेते हैं। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 है, अश्विन माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है और दिनांक है 27 अक्टूबर 2023। तो ये आज की तिथि हमने आपको बताई है। और इसके अलावा आज के दिन का इतिहास क्या कुछ कहता है ये भी एक नज़र देख लेते हैं कि इतिहास में क्या कुछ झलकियां हैं। और इतिहास की अगर हम बात करें तो आज का इतिहास बहुत कुछ कहता है। 1811 में आधुनिक सिलाई मशीन के जनक आईजी जैक मैरिट सिंगर का आज जन्म हुआ था और हमने देखा कि आधुनिक सिलाई मशीन इन्हीं की देन है, इन्हीं ने इसका इन्वेंशन किया था। इसके अलावा 1833 की अगर हम बात करें तो समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का आज निधन हुआ था, उनकी आज पुण्यतिथि भी है। इसके अलावा 1920 की अगर हम बात करें तो भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन की आज जयंती है, आज उनका जन्मदिवस है और वो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 1947 की अगर हम बात करें तो इतिहास के पन्नों में आज का दिन 1947 के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार किया था। यानी जो संपूर्ण भारत बना था, जो पहले रियासतें हुआ करती थी, उसमें एक जम्मू कश्मीर भी थी, वो आज भारत में विलय हुई थी। इसके अलावा 1952 की अगर हम बात करें तो फिल्मों में, भजनों में से खास पहचान बनाने वाली जो गायिका हैं उनका अनुराधा पौडवाल, उनका जन्मदिन है। इसके अलावा 1958 में मिहिर सेन ने ब्रिटिश चैनल को तैर कर पार करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। इसके अलावा 2010 की अगर हम बात करें तो खगोलविदों ने सबसे बड़ा तारा न्यूट्रॉन की आज खोज की थी। और 2021 की अगर हम बात करें तो भारत ने 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण आज ही के दिन किया था, मतलब आज की तारीख को 2021 में किया था। तो ये आज का इतिहास हमने बताया। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम शुभ विचार के साथ करते हैं तो देख लेते हैं आज का शुभ विचार क्या है। और आज के शुभ विचार की बात करें तो प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर हो और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। तो दर्शकों, प्रयास हमेशा ऐसे करना चाहिए कि सब कुछ आप पर निर्भर हो, जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको आप पा सकें। और अब कार्यक्रम का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको एक बार फिर से विषय बता देता हूं। आज हम स्वास्थ्य समस्याएं की बात करेंगे और उनके क्या समाधान है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें हम सिर्फ परेशानियों की बात करने वाले नहीं हैं, आयुर्वेद के जरिए और एलोपैथी के जरिए कैसे कई गंभीर बीमारियों का उपचार हो सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अंशु पाठक जी हैं, CMO हैं, इसके अलावा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और CGHS डिस्पेंसरी में CMO के पद पे वो कार्यरत हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर ईशान चौरसिया जी हैं, सह प्राध्यापक हैं जनरल सर्जरी विभाग के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज विदिशा के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि नारी शक्ति के साथ ही आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हाल ही में हमने देखा भी, हमने 9 दिन की शक्ति की भक्ति का महापर्व भी मनाया। तो मैम, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आयुर्वेद कई जटिल समस्याओं की अगर हम बात करें तो उसका निदान आयुर्वेद में मिलता है, लेकिन लोग अभी भी आयुर्वेद से दूर हैं। तो बेसिकली आयुर्वेद को हम आम भाषा में कैसे समझें? एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि
हम बीमारी को होने ही ना दें। बीमारी होने के बाद जो पार्ट शुरू होता है वो चिकित्सा का है, लेकिन हम अपने लेवल पर, एक आम आदमी अपने स्तर पर कैसे बीमारियों से बचे ताकि उसे डॉक्टर या हॉस्पिटल की जरूरत ही ना पड़े। ये आयुर्वेद का एक मेन प्रिंसिपल है कि जो हेल्दी है वो हेल्दी रहे, और उसके लिए वो बहुत छोटी छोटी बातों के द्वारा आयुर्वेद में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनके द्वारा वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेद यही बताता है कि हम दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे फॉलो करें जो हमें बीमारियों को होने से बचाए। नहीं, होने से बचाए, हाँ। इसके लिए तो हम आयुर्वेद हमें बताता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में सबके साथ दो कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जिन परेशानियों को हम शुगर, बीपी और स्ट्रेस के रूप में देखते हैं। ना लाइफस्टाइल बचा है, सिर्फ वर्किंग स्टाइल बचा है। तो ऐसे में क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी मेडिसिन हैं कि हम शुगर से बच सके, बीपी से बच सके, या हाइपरटेंशन, टेंशन है, इससे हम दूर रह सके? एक्चुअली केवल मेडिसिन एक पार्ट होता है, वो पूरी थेरेपी नहीं होती है। मेडिसिन लेना मतलब बीमारी से बचना, वही हमको उसके साथ अपना रूटीन फॉलो करना, एक मेंटेन लाइफ स्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। भले ही आप वर्किंग है, भाग दौड़ है, स्ट्रेस है, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमें टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, हमें पानी पीने का भी एक नियम होता है साधारण सा कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना है, या हमें सुबह जल्दी उठना है, या हमें दिन भर 15 मिनट्स 20 मिनट्स निकाल के योग करना है। इन चीज़ों के द्वारा हम मेंटेन करना है। फिर यदि हमको बीमारी होती है तो हम दवाइयाँ या मेडिसिन के द्वारा उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो आपको अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ नियम बनाने होंगे, और अगर उन नियमों का पालन करेंगे तो आप जो है सीधे तौर पर इसका लाभ ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और आयुर्वेद में कुछ छोटे छोटे नुस्खे हैं, उन नुस्खों की बात भी हम करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका, जबलपुर से। अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर, नमस्कार सर। मैडम जी को जरा स्पष्ट बात ये है कि जैसे किसी को शक्कर की बीमारी है तो गला बढ़ जाता है, गोइटर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसके लिए यूज फॉर एक्सटर्नल के लिए कौन सी दवा लगाना चाहिए? तो उससे क्या, आयुर्वेदिक में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ ही बताएं, संभाल के लगा लिया जाएगा उसको। बड़ी कृपा होगी आपकी। जी मैम, सीधे तौर पर आपसे सवाल है कि आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या इलाज है? हाँ, तो जैसा कि है, सबसे पहले हमें मीठे खाने से परहेज करना है, और प्लस पैदल चलना। आज की लाइफ स्टाइल में लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया है, सभी कोई वाहन का यूज करते हैं। तो सबसे मेन है मीठे का परहेज करना और पैदल चलना। कम से कम आधा घंटे 1 घंटे दिन भर में हमें पैदल चलना चाहिए जी। उसके बाद हम, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं आजकल, कई ब्रांडेड, क्लासिकल, मतलब नाम यदि मैं गिनाना चाहूँ तो काफ़ी हैं, पर कुछ जो बेसिक कंटेंट्स होते हैं, आंवला हुआ, हल्दी हुआ, गिलोय हुआ, ये 3 मेन कंटेंट होते हैं जो मेनली शुगर की दवाइयों में यूज़ होते हैं। तो इनसे निर्मित कोई भी दवाइयाँ, या प्योर फॉर्म में हम इनका रस ले सकते हैं, या आंवले का पाउडर हम डेली यूज़। आंवला तो आयुर्वेद में बेस्ट लाइफ सेविंग और लाइफ रीजनरेटिंग मेडिसिन बताई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक यदि प्रतिदिन हम 1 आंवला या 2 से 3 ग्राम आंवले के चूर्ण का सेवन करें तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बचा मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम जो है आंवला करता है। तो दर्शकों, काफी महत्वपूर्ण और बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है, तो बहुत आसानी से ये उपलब्ध भी हो जाता है। तो बड़ी बात मैडम ने बताई है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। और दर्शकों, जो ये कार्यक्रम है हमारा, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे होंगे, इन नंबरों पर कॉल करके आप सीधे तौर पर हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। मेरे आपको नंबर भी नोट करा देता हूँ, 0755, ये भोपाल का कोड है। इसके अलावा आप नंबर नोट कीजिएगा 26600049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है, वो भी आप नोट कीजिएगा, 1800-233-0040। तो हमारा ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान, सवालों के जवाब पा सकते हैं। डॉक्टर ईशान जी भी मेरे साथ हैं, ईशान चौरसिया जी। सर सह प्राध्यापक हैं जनरल सर्जरी के, लेकिन बहुत सारी अन्य रोबोटिक, हमने एक बात की ना, अगर हम बात करें
तो एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी विधाएं आ गई कि पहले हम देखते थे कि जो घंटों के काम होते थे ऑपरेशंस के, जटिल सर्जरियां हुआ करती थी, वो अब लेप्रोस्कोपी के जरिए आसान हो गई है और रोबोटिक हो गई है। क्या ये पूरी विधा है, इसके बारे में समझेंगे। डॉक्टर ईशान चौरसिया जी हैं। सर, सबसे पहले तो यही बात कि लेप्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, क्योंकि लोगों को पता हर्निया है या हार्ट अटैक है तो एक रोबोटिक सर्जरी होती है, लेकिन बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान चौरसिया। देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है दूरबीन पद्धति की सर्जरी। इसमें पेट से संबंधित जितने भी ऑपरेशन पहले जैसे हम चीरा मार के किया करते थे, चाहे वो हर्निया का हो या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या पित्त की थैली का पथरी का ऑपरेशन हो या पेट के समस्या जैसे आंतों का कैंसर का ऑपरेशन हो या आंतें फट जाती हैं, आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो उसका ऑपरेशन जो पहले चीरा मार के किया जाता है, आज के ज़माने में वो दूरबीन पद्धति के द्वारा किया जाता है। दूरबीन पद्धति के अपने खुद के इनके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहले देखा जाए कि पहले के हम अब देखते थे, आज भी वो होता है और कई बार वो ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि दूरबीन पद्धति ने पूरा टेक ओवर कर लिया, पर हाँ, एक नई एडवांस टेक्निक है और बहुत अच्छी बात है कि अपने प्रदेश में कई जगह, कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ये दूरबीन पद्धति सर्जरी अब हो रही है जी। पहले चीरा मारने में पूरा पेट को काटना पड़ता था, जिससे कॉस्मेटिक का नुकसान, पेशेंट को बहुत कई लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, खूब सारी नलकियां डलती थी जी। खूब खून रक्त का रिसाव होता था। आज के समय में वो चीज़ें बदल गई हैं। अब दूरबीन पद्धति से छोटे छोटे छेद के माध्यम से हम औजार अंदर ले जाते हैं और दूरबीन से हम उसका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सर, एक सवाल इसमें ये भी आता है कि एक एक्सपर्ट होता है उसी के पास, क्योंकि कहते हैं कि पहले जो ऑपरेशन होते थे उनकी कॉस्ट कम रहती थी, लेकिन ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत महंगी है। कई बार रोबोटिक नाम सुन के या कैमरा अंदर जाएगा तो बहुत इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं। तो क्या ये सर्जरी बेहतर थी या पहली वाली? और कॉस्ट की तुलना में देखें तो कौन सी जो बीमार व्यक्ति है उसको आसान और सुलभ पड़ेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, पहले के ज़माने में दूरबीन की पद्धति की सर्जरी काफ़ी महंगी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है जी। हमारे देश माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो आयुष्मान भारत योजना है, उसमें सभी दूरबीन पद्धति की सर्जरियाँ हुई रही हैं। दूरबीन पद्धति की सर्जरी मैं ये कहूँगा कि चीरा मारने सर्जरी से के मुकाबले ज़्यादा सस्ती पड़ती, कारण दूरबीन पद्धति की सर्जरी से आप पेशेंट को 24 घंटे के अंदर छुट्टी करके हम घर भेज देते हैं, चाहे वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, चाहे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो। और जैसे जो बड़े बड़े भी ऑपरेशन होते हैं जिसमें 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक अस्पताल में। जी बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। जैसलमेर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। हाँ जी जी, सवाल पूछिए। हेलो जी गोपाल जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मेरे पैर के हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर हो गई, उनको जोड़ने के लिए कौन सा इलाज है? फिर से सवाल पूछिए। पैर की हड्डी टूट गई है, उनको जोड़ने के लिए मतलब कौन सी दवा चाहिए हमको? अच्छा। चलिए बिल्कुल, आपका सवाल आ गया है गोपाल जी, हम आपका सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। मैम, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि पैर की हड्डी टूट गई है और वो जुड़ भी नहीं रही है, इलाज करा लिया लेकिन आराम नहीं, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? हम पहले देखते भी थे हड्डी जोड़ की तरह कुछ मेडिसिन भी आती हैं। हाँ, फर्स्ट तो वही है कि हमें उसके लिए यदि फ्रैक्चर है और अभी हड्डी जुड़ी नहीं है तो प्लास्टर मीन्स हमें सर्जरी की सहायता लेनी पड़ेगी जी। जो प्लास्टर के बाद भी यदि हड्डी प्रॉपर नहीं जुड़ी है, उसमें दर्द बना है, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं। बोन आर्थो है या लाक्षा गुग्गुल है या कुछ ऑयल्स आते हैं, भला अश्वगंधा तेल, उनसे मसाज से वो प्रॉपर हो जाती है, दर्द भी ठीक होता है और हड्डी भी प्रॉपर जुड़ जाती है। हड्डी प्रॉपर जुड़ जाती है। मैडम, एक चीज और समझना चाह रहा था, आपने अश्वगंधा का जिक्र किया, तो ये एक तरीके का एक ऐसा पदार्थ है आयुर्वेद में, हम कहते हैं कि ऐसी देन है कि इससे सभी बीमारियों में कहीं ना कहीं ये उपयोग होता है, ये अश्वगंधा। एक्चुअली अश्वगंधा का जो मेन रोल है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मीन्स फिजिकली के साथ साथ वो मेंटल हेल्थ बूस्टर भी है। जी। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है जो मेंटल हेल्थ, जैसा कि हम सुनते हैं कई बीमारियां ऐसा होता है जो जुड़ी मेंटल हेल्थ से होती हैं, बट पेशेंट को लगता है फिजिकली मुझे पैर में भी दर्द है, मुझे आंख में भी दिक्कत है, मुझे सिर भी दर्द होता है, मेरा बीपी भी बढ़ा है, मेरा शुगर भी बढ़ा है जी। तो उसके लिए फिर अश्वगंधा जैसी मेडिसिन बेस्ट होती है जो हमारी मेंटल हेल्थ को सही रखते हुए फिजिकल हेल्थ को भी बूस्ट करती है।
तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी बूस्ट करती है, और वो जो मेडिसिन है या वो जो दवा है वो अश्वगंधा है, लेकिन कैसे लेना है ये आपको जो है आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास पहुंचना होगा, डॉक्टर के पास पहुंचना होगा, हाँ। बीमारी बतानी होगी और उसके बाद दवा का सेवन करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। हमारे साथ डॉक्टर ईशान चौरसिया जी भी हैं, सर के पास चलेंगे। सर, आप बता भी रहे थे कि पहले की तुलना में अब जो है दूरबीन पद्धति से सर्जरी बहुत आसान हुई है, अपनी बात को पूरी की। हाँ, आगे बढ़ते मैं कहना चाहूँगा कि अब तो ये सब जगह अब किताबों में भी आ गया। अब जब नए जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको ये सीख सबको यही दी जाती है, जैसे बेसिक जो सर्जरी है पेट संबंधी, जैसे किसी को अपेंडिक्स की शिकायत हो गई है, अपेंडिक्स सूज गया, या पित्त की थैली की पथरी हो गई है, या किसी को हर्निया हो गया, तो उसमें तो अब चीरा मार की सर्जरी की ही नहीं जाती है, अब उसमें दूरबीन पद्धति के द्वारा ही की जाती है सर्जरी जी। कारणवश आप 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज को आप घर भेज सकते हैं। छोटे छोटे 10-10 mm के छेद से आप चीरा अंदर जा सकते हो। बड़े चीरे जो पहले 5-5, 10-10 सेंटीमीटर, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर, कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की लागत, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि आप इस बात को कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना में इसका लाभ मिल जाता है, लेकिन कई मरीज ऐसे भी होते हैं कि जिनको लाभ नहीं मिल रहा, तो वो कैसे लाभ ले सकते हैं कि इस जो इलाज जो पद्धति है इसका लाभ ले सकें। और शासकीय कॉलेज में क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, इलाज भी करते हैं, तो क्या शासकीय अस्पतालों में उस तरीके की व्यवस्था है हाईटेक? मैं सबसे पहले से मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की डेट में जितने भी सरकारी चिकित्सक मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ हैं, सभी जगह दूरबीन उपलब्ध है, सभी जगह दूरबीन लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स उपलब्ध है, और सभी जगह ये चीज़ हो रही है। और जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, तो वो हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं, वहाँ पे तो सारा उपचार ही पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एडवांस से एडवांस दूरबीन अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने वाली दूरबीनें उपलब्ध है, लेटेस्ट लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें पूरे मरीजों का काफ़ी भला हो रहा है। तो इक्विपमेंट्स भी कहीं हैं शासकीय अस्पतालों में, लेकिन आपको जाना होगा। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि इस सर्जरी का क्या कोई नुकसान भी होता है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हाईटेक है, दूरबीन पद्धति से होती है, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है पेशेंट्स का, लेकिन इसके कोई नुकसान भी हैं क्या? दूरगामी अगर हम परिणाम देखें, कोई नुकसान होते हैं इसके? देखिए, आदमी सर्जरी कब कराने आता है? जब उसको कोई रिस्क है, कोई बीमारी है, उसी का इलाज कराया जाता है जी। कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। ये जो अब बहुत सारे मरीज आना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आप गारंटी लीजिए। जी जी। गारंटी सर्जरी में किसी चीज़ की नहीं होती है। डॉक्टर का काम है प्रयास करना, हम लोग प्रयास करते हैं। नॉन कॉम्प्लिकेशंस जो किसी बीमारी से संबंधित है वो तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। डॉक्टर सिर्फ प्रयास करना चाहता है। हम लोग सर्जन, हमारे पास कोई मरीज आता है एक विश्वास से आता है कि हाँ उसकी बीमारी का इलाज है, तो हम भी उस विश्वास को पूरा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस है वो रहेंगे ही रहेंगे। तो गारंटी ज़रूर नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स का पूरा प्रयास होता है कि जो जटिल से जटिल बीमारी भी है उसका उपचार किया जाए। यही कारण डॉक्टर को भगवान भी माना गया है। और आयुर्वेद भी हमारे पास एक ऐसी विधा है जिसके ज़रिए हम आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो दवाएं होती हैं, जो नुस्खे होते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल कर लेना तो कई बार हम जो गंभीर बीमारियां हैं उनको उनके होने से उसके पहले ही उसका उपचार कर लेते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर आशु पाठक जी भी हैं। हम बात आयुर्वेद की कर रहे थे और आपने कहा कि लाइफस्टाइल को बदलना होगा। तो हम देखते थे पहले दादा दादी नाना नानी के नुस्खे होते थे, हल्दी, कहीं हम देखते थे कि भैया लौंग को गर्म करके खा लो जुकाम नहीं होगा, तो कुछ ऐसे नुस्खे भी होते थे। लेकिन अब समय भी नहीं रहा, बदलता दौर है, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ इंस्टेंट ऐसी मेडिसिन हैं? क्योंकि अब रेडी टू ईट वाली बात होने लगी हर जगह कि हर व्यक्ति को रेडी टू ईट चाहिए, तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसी मेडिसिन उपलब्ध है? मतलब कुछ नहीं कह सकते हम जी, बहुत ब्रॉड लेवल पे है। और पहले जो चीज़ें जैसे लोगों को लगता है आयुर्वेद चूर्ण चटनी या काढ़े के फॉर्म में है, बिल्कुल कंसेप्ट चेंज हो गया। आजकल ब्रांडेड मेडिसिन प्रॉपर प्रिपेयर्ड कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, कुछ पाउडर फॉर्म में भी आती हैं, सीरप फॉर्म में अवेलेबल है, जो इजीली पेशेंट ले सकता है। और वही है, समय की बचत करने के लिए बहुत घरेलू नुस्खे तो ठीक है, हम जो लाइफ स्टाइल फॉलो करें स्वस्थ, वो अच्छी बात है। बट यदि हम बीमार होते हैं या आम जनता में कोई बीमार होता है तो उसे प्रॉपर चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक के गाइडेंस से और दवाइयों का सेवन बहुत जल्दी ही प्रारंभ कर देना चाहिए। एक मिथ भी है लोगों में कि आयुर्वेद बहुत देर से असर करता है, तो मैं इस चीज का बिल्कुल आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, आपकी बात पूरी सुनूंगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुनील जी हमारे साथ।
नागपुर से। सुनील जी टेलीविजन की वॉल्यूम कम कीजिए हाँ, पहले, हेलो, फिर सवाल नमस्ते कीजिए। मैम। जी जी नमस्ते। सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एरेंड हरिता की जो चूर्ण है, बिल्कुल। वो जो कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है, वो हाँ। ज्यादा दिन अगर लिए तो उसके कुछ नुकसान होता है क्या? नहीं इस नहीं, बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, ये जो आपने बताया एरंड हरित की चूर्ण, ये आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रभावशाली दवाई है। और ये सिर्फ लैक्सेटिव नहीं है, इसका मेन काम लैक्सेटिव होता है, बट इसके अलावा इसके प्लस मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत होते हैं, हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। हालांकि मैं प्रिफर नहीं करती कि कोई भी दवाई आप लंबे समय तक, जैसा एसएच एलोपैथिक में होता है या फिर जैसे बीपी शुगर है, हमें हमेशा खाना है, बट लैक्सेटिव हमें हमेशा लेना है ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए ताकि ज़रूरत ना पड़े। बट एरंड हरित की का जो फॉर्मूला है वो लैक्सेटिव के साथ साथ वात रोग मतलब पेन से रिलेटेड, खासकर जॉइंट पेन, उस पे भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप यदि हमेशा लेते हैं लंबे समय तक तो वो आपको वात रोगों से भी रक्षा करता है। तो उम्मीद है सुनील जी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। तो दर्शकों, ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, आप सीधे कॉल करके सुनील जी की तरह अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान पा सकते हैं। आज डॉक्टर ईशान चौरसिया जी भी मेरे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारा विकास हो गया, लेकिन अब इसको पूरे प्रदेश में, क्योंकि इसको लेकर जो सोच है, आम आदमी को अभी भी नहीं पता कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है, कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां, उनका छोटा सी चीज़ें से ऑपरेशन हो जाता है, ये नहीं पता। तो अब इसको बढ़ावा देने के लिए और ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो रोबोटिक सर्जरी करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक नई कॉन्फ्रेंस जो है भोपाल में आयोजित हो रही है। तो उस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है और क्या कुछ चर्चा उस कॉन्फ्रेंस में हो रही है? हम लोग इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोएंटेरल सर्जन के माध्यम से एक बहुत ही विशिष्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल में चल रही है। जी जी। इसके आगाज कल हुआ था जी। जिसमें देश के नामी सर्जन्स आए हैं। इसमें हम लोग फेलोशिप प्रोग्राम के तहत नए जो सर्जन्स हैं मध्य प्रदेश के और पूरे देश से आए हैं, मैं कहना चाहूँगा, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं दूरबीन पद्धति की सर्जरी कैसे करना चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक। साथ साथ एंडोस्कोपी में भी बेसिक से एडवांस तक दे रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में हमें IGS जो हमारी सोसाइटी का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता है कि उन्होंने मौका दिया कि हम भोपाल में आयोजित करें। इसमें देश के जाने माने सर्जन जैसे पद्मश्री श्री डॉक्टर प्रदीप चौबे साहब आए हैं, श्री डॉक्टर अजय कृपलानी जी, डॉक्टर दीपराज भंडारकर, डॉक्टर परवीन भाटिया, डॉक्टर सरफराज भाई, ऐसे 200 ऐसे लोग आए हैं जो कि यहाँ शोध और उसके माध्यम से यहाँ के लोग, यहाँ ही देश के ही पूरे देश के नए नए युवा सर्जनों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ साथ विदेश से भी डॉक्टर्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, नेपाल से आए हैं और एक पूरी दुनिया के जाने माने डॉक्टर साहब प्रोफेसर शियोन के मलेशिया से भी यहाँ आके शोध उपस्थित कर रहे जा रहे हैं। तो एक अगर हम बात करें तो लेप्रोस्कोपिक में किस तरीके से उसका विकास हो सकता है, उसके जो तकनीकी बारीकियां हैं उसको लेकर भी कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रही है और इसका लाभ भी जो है मरीजों को मिल सके, यही कारण है कि यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि कई बड़ी अगर हम बात करें, आजकल आम लोगों को पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और जब बात आती है पथरी में लेज़र ऑपरेशन की तो उसमें भी ये लेप्रोस्कोपिक बहुत फ़ायदेमंद रहती है। लेकिन कहते हैं वो जो लेज़र की बीम है जब वो पथरी पर पड़ेगी और वो टूटेगी तो उससे और कुछ भी हानियाँ होती हैं। तो सर, ये है कि इंटरनली तौर पर जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं या जो लेज़र्स ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या जो मरीज़ के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी को, उसको कोई नुकसान पहुँचता? देखिए, पथरियाँ दो जगह होती हैं। एक होती है गॉल ब्लैडर, जिसे कहते हैं पित्त की थैली की पथरी जी। एक होता है गुर्दे में या फिर नलकी में पेशाब की पथरी। लेज़र जो सर्जरी के द्वारा होता है वो नलकी की पत्थरों को फोड़ के उसको निकाला जाता है, लेकिन वहाँ की पथरी वापस भी हो सकती है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, मसाले बहुत खाते हैं। तो जो पानी कम पीते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, मसाले, उनको वो गुर्दे में पथरियाँ होती हैं, उसको लेज़र से फोड़ के निकाला जाता है। परंतु जो पित्त की थैली की पथरी होती है उसको कभी फोड़ा नहीं जाता, पूरी पित्त की थैली के समेत उसको निकाला जाता है क्योंकि पित्त की थैली में अगर पथरी हो गई है तो उसके अंदर उसके कई सब वो पथरी वहाँ हो गई हमेशा के लिए, उसके अंदर पित्त इकट्ठा होता चला जा रहा है और अमूमन आगे जाके वो पित्त की थैली सड़ जाती है। इसलिए पित्त की थैली की पथरी को दूरबीन से निकाला जाता है और गुर्दे में जो पथरी होती है उसको लेज़र के माध्यम फोड़ा जाता है। अक्सर मरीज आते हैं, बोलते हैं साहब पथरी ये है, इस पर लेज़र दूरबीन। तो मैं इस आपके माध्यम से समस्त प्रदेश के जनता को ये बोलना चाहूँगा
कि दूरबीन की पत्थरी अलग होती है, गुर्दे की पत्थरी अलग होती है, दोनों के ऑपरेशन अलग होते हैं, कि हाँ होते दोनों दूरबीन की तकनीक से ही है। तो ये पूरी तरीके से सेफ है दर्शकों, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है दूरबीन पद्धति से जो की जाती है वो पूरी तरीके से सेफ है। और जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने भी इस बात को बताया है कि आप भी इसका लाभ ले सकते हैं अगर ऐसी कोई समस्या है। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से ही, केदारनाथ कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है कुशवाहा जी आपका। आप इसका लाभ ले सकते हैं अगर ऐसी कोई समस्या है। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं जी, सवाल पूछिए। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। हेलो, आपको आवाज मिल रही है केदारनाथ जी? जी आ रही सर। जी, सवाल पूछिए आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बालक है 7 साल का। जी 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 मिल रही जी जी। मेरा 7 साल का बालक है सर, अथर्व कुशवाहा। उसको जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसको सर्दी जुकाम हो जाती है, और अभी हाल में उसको निमोनिया की शिकायत भी हुई थी। चलिए मैम, ये 7 साल का बालक है और इसको लगातार हर मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ जो है कई बीमारियां हो जाती हैं, सर्दी जुकाम खांसी, और निमोनिया भी हाल ही में हुआ था। तो कुल मिलाकर वही कि इम्यून सिस्टम कमजोर है और लगातार मौसम परिवर्तन होता है जरा से में तो बीमार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण ये आजकल बहुत आम चीज़ हो गई है, और खासकर बच्चे बहुत जल्दी इससे अफेक्टेड होते हैं जी। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या। तो यदि अभी फिलहाल उनको हुआ है या निमोनिया जैसा बता रहे हैं तो उन्हें तुरंत किसी डॉक्टर से, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक, परामर्श कर चिकित्सा लेना चाहिए। बट बदलते हुए सीजन में वो अपने आप को एकोमोडेट कर सके और बार बार बीमार ना पड़े, इसके लिए च्यवनप्राश, जैसा कि सभी जानते हैं, आयुर्वेदिक च्यवनप्राश जो आते हैं, क्योंकि उसका मेन कंटेंट आंवला होता है, और मैंने अभी बताया आंवला इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ओवरऑल एज ग्रुप। तो आंवले का सेवन किसी भी फॉर्म में करें, बट विंटर में च्यवनप्राश बेस्ट होता है जिसका मेन कंटेंट आंवला होता है। यदि हम लगातार 3-4 महीने, चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, इसका सेवन करें तो मौसमी बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं, या अगर वो होती हैं तो बहुत सीवियर नहीं होती हैं, फिर वो बिल्कुल इजीली ठीक भी हो जाती हैं। जी मैम, एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आंवला बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कुछ पहले जड़ी बूटियां भी मिलती थी, अभी भी मिलती हैं लोग, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। चाहे हम बात करें चिरायते की, तो हम देखते थे पुराने जमाने में कई दादा दादी एक चुटकी पानी में डालकर रोज पिया करते थे। वो क्या मेडिसिन, ऐसे भी छोटे छोटे कोई नुस्खे हैं क्या? हाँ, मीन्स आयुर्वेद जो देखा जाए ना, एक विशाल भंडार है ज्ञान का, चिकित्सा का, हमारी दिनचर्या का। उसमें ऐसे हजारों लाखों नुस्खे हैं जिसको नहीं हम अभी यहाँ डिस्क्राइब कर सकते। और मेडिसिन भी आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामॉल हमें बुखार में लेना है, चाहे किसी को कोई भी बुखार हो, ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में हर व्यक्ति के अनुसार, रोगी के अनुसार, उसकी एज के, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रीटमेंट चेंज होता है, जो किसी पर्टिकुलर आयुर्वेद चिकित्सक ही वो बता सकता है। पर ऐसे छोटे छोटे बहुत से नुस्खे होते हैं, जैसे दूध, प्लेन दूध जो होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफ बनाता है, और बच्चे जनरली दूध ज़्यादा पीते हैं, इसलिए उनमें कफ से रिलेटेड समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो खासकर विंटर में बच्चों को जो भी दूध हम देते हैं वो पहले से ही उसमें हल्दी और तुलसी के कुछ पत्ते उबाल के उसे रख दें, और वो दूध का फिर वो सेवन बच्चों को कराएं, ताकि उनमें जल्दी से ये कफ की प्रॉब्लम्स ना हो। इस तरह ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अपना सकते हैं। नीम का सेवन, स्किन डिसीजेज हैं तो पर्टिकुलर साल के कुछ मंथ होते हैं जिसमें बताया है, खासकर चैत्र का महीना जो नवरात्रि जो सीजन चेंज होता है, तो कुछ दिन नीम का सेवन करने से हम पूरे साल स्किन डिसीजेज से बच सकते हैं। मैम, स्किन डिजीजेज से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी आता है जैसे कि अब जो बच्चों को हम दूध देने की बात कर रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों के लिए भी यही अप्लाई होगा? बिल्कुल, बड़ों के लिए बल्कि छोटों के लिए ज्यादा, क्योंकि वो कफ प्रोन होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि उनका हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, या स्कूल गोइंग होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन जल्दी कैच करते हैं। तो स्पेसिफिकली छोटे बच्चों को, और ओवरऑल वैसे सभी विंटर सीजन में हल्दी और तुलसी का दूध या चाय का सेवन कर सकते हैं। मतलब 2 साल से लेकर जो बड़े बच्चे हैं सभी को, या बुजुर्ग हैं जो युवा हैं, सभी इसका उपयोग करें। तो निश्चित रूप से दर्शकों, बड़ी बात मैडम ने यहाँ पर बताई है
कि दूध में खाली दूध नहीं पीना है, उसमें हल्दी और तुलसी का सेवन ज़रूर करना है, उसका डालकर उबालें और उसका सेवन ज़रूर करें, तो कफ की समस्या आपको जीवन भर नहीं होगी। इस तरीके की बात मैम ने कही है। दोबारा लौटेंगे, लेप्रोस्कोपिक की बात भी हम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ईशान चौरसिया जी भी हैं। सर, बात यहाँ पर हमने पित्त की पथरी की भी कर ली, किडनी की पतली की भी कर ली, हार्निया की अगर हम बात करें वो भी एक जटिल रोग होता है, पहले उसके भी ऑपरेशन बड़ा होता है। सर, लेकिन यहाँ लोगों के मन में आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों में भी ये सुविधा उपलब्ध है, लेकिन लागत को लेकर एक स्थिति अभी भी बनी रहती है। कई बार लोग इलाज ही नहीं कराते, और कई बार आप लोग भी कैंप्स लगाते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है 4 साल से कोई व्यक्ति हर्निया साथ में लेके चल रहा है। तो लागत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लागत कितनी आती है, अगर अप्रॉक्स अगर हम देखें तो इसकी कितनी लागत आती है, और कोई व्यक्ति कितने दिनों में इसका इलाज करा के डिस्चार्ज हो? देखिए, हर्निया के बारे में आम जनता को मैं बताना चाहूँगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो शिकायत होती है कि सूजन आ रही है, पर वो आते नहीं है दिखाने के लिए, या फिर अगर वो परामर्श कराने के लिए आते भी हैं, उसके बाद अगर जब उन्हें हम बताते हैं कि नहीं कि इसमें ऑपरेशन होगा, तो वो चले जाते हैं कि वो ठीक है देखेंगे, दर्द नहीं हो रहा। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये एक जनता को ये क्लियर करना चाहता हूँ एक बात, जी जी, कि हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं आती। हर्निया मांसपेशी में कमजोरी होने के कारण अंदर की आंतें बाहर आने लगती हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। जी, आज के ज़माने में इसको दूरबीन पद्धति के द्वारा की जाती है और 24 से 48 घंटे के अंदर घर चले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, लोग ये बोलते हैं, अक्सर मरीज आके जो सवाल पूछते हैं कि सर दर्द नहीं हो रहा, तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है कि दर्द नहीं हो रहा। अगर दर्द होना शुरू हो गया हर्निया में, मतलब आंतड़ियाँ अटकने वाली हैं, आंतड़ियाँ अटकने वाली हैं, फिर वो जानलेवा बीमारी बन जाती है, क्योंकि फिर आंतड़ियाँ सड़ने का संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको हर्निया है, आपको अगर सूजन है ऐसी कोई, तो विशेषज्ञ सर्जन के पास तुरंत जाएं और इसका ऑपरेशन कराएं। दवाई ना इसकी कभी कोई आती है, ना जीवन में कभी कोई आएगी। रही बात लागत की, जी, तो हर्निया की दूरबीन पद्धति का ऑपरेशन हमारा आयुष्मान भारत के अंदर भी है। और पहले के ज़माने में आज देखा जाए तो कॉस्ट ऑलमोस्ट लगभग चीरा मारने के बराबर ही पड़ती है, इनफैक्ट उससे थोड़ा कम ही पड़ती है। तो कॉस्ट भी है, किफ़ायती भी है, आसान भी है और आरामदायक भी है, ऐसी बात यहाँ पर डॉक्टर ईशान जी ने बताई है। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, अब क्योंकि रोबोटिक पद्धति बहुत तेज़ी के साथ हेल्थ सेक्टर में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और हम देख रहे हैं कई जटिल से जटिल ऑपरेशंस जो हैं यहाँ पर सीधे दूरबीन पद्धति से होते हैं। तो चाहे हम फेशियल की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा आजकल हम देखते हैं जब एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा में सेंटर में कोई मरीज़ पहुँचता है, तो वहाँ पर स्थिति ऐसी होती है, तो वहाँ सबसे पहले रोबोटिक सर्जन से पूछा जाता है, कई बार राय भी ली जाती है कि भैया इसके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, या इसके फेफड़े में भी ये हड्डी चली गई है, इसको कैसे आराम दें और कैसे सेट करें। तो पहले दूरबीन पद्धति से भी ये संभव है, या फिर क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन और आप लोग साथ में बैठ के ही पूरी सर्जरी प्लान करते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि रोबोट एक अलग चीज़ है जी, दूरबीन एक अलग चीज़ है जी, ट्रॉमा में कोई पेशेंट आए उसको मैनेज कैसे करना है वो एक अलग चीज़ है। जी, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। जी, जी, आपने जैसे सवाल पूछा ट्रॉमा में, तो मरीज जब इमरजेंसी में आता है एक्सीडेंट का, तो उसको इमरजेंसी में आके विशेषज्ञ डॉक्टर देखते हैं। अब किसी की हड्डी टूटी है पाँव की, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक। जी, उस पेट संबंधित कोई बीमारी, जैसे आंतड़ियाँ फट गई हो, या तिल्ली फट गई हो, या कलीज फट गई हो, उसमें फिर हम सर्जन लोग का काम आता है कि हमें तुरंत उसमें उसका ऑपरेशन करना। रही बात अगर किसी का चेहरा जबड़ा टूट गया हो, तो जबड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनका मैनेज होता है। इसमें कोई जबड़े में कोई दूरबीन नहीं लगती है, हड्डी में कोई दूरबीन का कोई काम नहीं है। दूरबीन पद्धति की सर्जरी सिर्फ और सिर्फ पेट संबंधित है। बड़ी आंतें छोटी आंतों की, अगर बड़ी आंत, छोटी आंत, कलेजी, तिल्ली, हार्ट, निश्चित लैट्रिन रास्ते, मल के रास्ते, कहीं को तकलीफ, वो सिर्फ दूरबीन वही उसी के लिए फोकस है। और रोबोट की सर्जरी एक अलग टेक्निक है जो कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से आ रही है, और मुझे बहुत विश्वास है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी आ जाएगी, और वो एक अलग टेक्निक है। तो टेक्निक्स बहुत सारी हैं, इसका विकास भी हो रहा है, और इसके ज़रिए मरीज़ों को बेहतर उपचार देने की कोशिश जो है स्वास्थ्य महकमा भी कर रहा है और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, जिन्हें हम भगवान भी मानते हैं, क्योंकि जब भगवान के सामने खड़े होते हैं और जब अस्पताल में भगवान ना करे कोई पहुंचता है, तो डॉक्टर ही नज़र आता है और वही उपचार करके मरीज़ की जान भी बचाता है। डॉक्टर आशु पाठक जी भी मेरे साथ बनी हुई है, लगातार आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। मैम, आपसे ये समझना चाह रहा था कि बात हमने अभी बहुत सारी सर्जरी की भी की,
लेकिन यहाँ पर जब हम पथरी की बात करते हैं तो लोगों का जो आत्मविश्वास है आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा दिखता है। जहाँ बात आती है सर्जरी की तो वहाँ आदमी थोड़ा सा पीछे आता है, जो मरीज़ होता है वो उसको लगता है यार सर्जरी नहीं कराना, हम तो आयुर्वेद की तरफ चलेंगे, हम आयुर्वेदिक पद्धति को देखते हैं। उससे भी कई बार ये कहा जाता है कि निकल जाएगी, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं निकलेगी। नहीं, तो ये स्थिति क्या है? रिसेंटली कल ही एक पेशेंट आया था जो 1.5 मंथ पहले रीनल किडनी में गुर्दे में उसको 4 mm की पथरी थी, तो वो 1.5 मंथ में बिल्कुल क्लियर हुई। कल ही जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई उसमें उसका बिल्कुल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था। जी जी। तो मैं ये बताना चाहूँगी, अवेयरनेस नहीं है शायद लोगों में, बट खासकर जो गुर्दे की पथरी है, जैसा अभी सर ने भी बताया, गुर्दे की पथरी होती है जो यूरिन के रास्ते निकल सकती है, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों का बेस्ट रोल है। और मुझे लगता है 10 mm तक की जो पथरी होती है वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा इजीली निकल सकती है। उसके आगे यदि 10 mm से ऊपर है तो उसके लिए फिर हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। और हम खुद अपने पेशेंट को गाइड करते हैं जिसकी 10 mm से ऊपर की पथरी होती है कि नहीं, अब आप दवाइयों से नहीं, अब आपको इसकी सर्जरी कराना होगी। बट 10 mm तक की पथरी के लिए बहुत अच्छे आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। और हमारी जनता जो ये सुन रही है उनमें से यदि कोई इस रोग से ग्रसित है, खासकर गुर्दे की पथरी, तो वो बिल्कुल किसी भी नियरेस्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर इसका ट्रीटमेंट ले सकता है। कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है ये ट्रीटमेंट? क्योंकि हम देखते हैं कि पेन बहुत ज्यादा होता है पथरी में। तो और एलोपैथी की तरफ इसलिए मूव करता है व्यक्ति क्योंकि उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इंस्टेंट रिलीफ लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है क्या कुछ? अभी जैसे रिसेंट जो केस मैंने आपको बताया 4 mm की पथरी 1.5 मंथ में निकल गई थी। तो पेन कब होता है पथरी में? जब वो यूरिन का जो रास्ता होता है उसके बिल्कुल निकटतम आके यदि कहीं फंसती है या बाहर निकलने के लिए मूव करती है, तभी पथरी में पेन होता है। तो इसके लिए हम दवाइयों के साथ साथ उन्हें पेन किलर लेने की भी सलाह देते हैं। मैं अपने पर्टिकुलर पेशेंट्स को ये गाइड करते हैं हम कि आप कोई भी पेन किलर दवाई साथ रखें और जब भी आपको दर्द हो तो आप सेवन करें, क्योंकि यदि पेन हो रहा है मीन्स पथरी बाहर निकल रही है, रास्ते में है, तो वो एक अच्छा साइन भी है। यदि वो कम mm की है तो वो फिर दवाई और पानी के ज़्यादा सेवन से निकल जाएगी। एक चीज़ और हमने मैम देखी कोविड काल में कि लोग काढ़े को लेकर जो मन में था कि काढ़ा पीना है, और अब देख भी रहे हैं हम रोज़ कोविड के बाद लोगों ने एक तरीके से, अगर हम बात करें आंवले का जूस या ग्लोई या अगर जो दूसरे अन्य जूस आ रहे हैं, जामुन का जूस, इनका सेवन बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। लेकिन ये ज्यादा मात्रा में करने के बाद कई मरीज ऐसे भी आ रहे हैं कि इसको इतना नहीं पीना था, इतना पी लिया कि एक बीमारी बन गई। एक्चुअली वही है कि आयुर्वेद को लोगों ने ऐसा समझ रखा है, अपने मन से कुछ भी पढ़ लिया, सुन लिया, उसको फॉलो कर लिया, बट बहुत डीप चिकित्सा साइंस है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता, जिसने इसको पढ़ा है या जिसने इसकी स्टडी की है वही समझ सकता है। इसलिए दवाइयों को लेने के लिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना किसी परामर्श के कोई भी दवाई के नुकसान होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक ही हो। इसलिए हमें परामर्श के बाद ही लेना चाहिए। और जहाँ तक काढ़े की बात है तो वही है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है उन्हीं चीज़ों का, तो लोग मान रहे हैं। हर्बल टी आजकल हर कोई पीना चाह रहा है, पर काढ़े के लिए एक मिथ है, जबकि काढ़ा इज फॉर्म ऑफ हर्बल टी, वही है। तो बट काढ़े के भी 50 टाइप होते हैं आयुर्वेद में, और वो हर डिसीज और पेशेंट के अकॉर्डिंग है। कुछ काढ़े गर्म नेचर के होते हैं तो वो जिनमें हॉट टेंडेंसी होती है उनको वो नहीं पीना चाहिए। कुछ काढ़े ठंडे नेचर के होते हैं तो जिनमें कफ की प्रवृत्ति होती है उनको वो नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली नुकसान ही करेंगे। तो बिना परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन आपको नहीं करना है। मैम एक चीज और समझना चाह रहा था, सुबह उठकर गर्म पानी पीना है कि नहीं? अमूमन लोगों की धारणा रहती है कि सुबह उठे गर्म पानी पीना, वो भी नींबू निचोड़ के। तो किसको पीना और किसको नहीं पीना है? क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट है। और बिल्कुल गर्म पानी का सेवन वैसे आयुर्वेद के अनुसार बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन वही है कि यदि कोई दुबले व्यक्ति है जिनमें फैट कम है या कुछ इस टाइप की बीमारी है उनको, जिसमें उनका बॉडी में पित्त प्रकृति ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है या पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को गर्म पानी, बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी पीने से बचना चाहिए। अदरवाइज बाकी सभी लोग एक नियमित मात्रा में, खासकर सर्दियों के सीजन में 6 मंथ हम सवेरे उठ के गर्म पानी पी सकते हैं। तो गर्म पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन जो टिप्स और जो सावधानियां मैडम ने बताई हैं उसका पालन भी आपको करना होगा। तो सर्दी जो आने वाला सीज़न है, सर्दी का मौसम,
सबको खुशनुमा भी कर देता है, लेकिन बीमारियां भी साथ लेकर आता है, तो थोड़ी सावधानी रखना होगी। लेप्रोस्कोपिक की बात भी हम कर रहे हैं, क्या ये पद्धति है, कैसे उपचार होता है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ईशान चौरसिया जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे भी ये समझना चाह रहा था, हर्निया की बात भी हमने की, इसके अलावा हमने पथरी की बात भी की, हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो इसमें भी इस पद्धति का इस्तेमाल होता है और किस तरीके से होता है? नहीं, इसके लिए मैं सही आदमी हूँ जो जवाब दूँ। जी जी हार्ट अटैक संबंधित के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है आपके जी, पास और कार्डियक सर्जन है, जी जी। तो वो बेहतर इसमें बता पाएंगे। नहीं, मैं दूरबीन पद्धति समझना चाह आ रहा रहा था। है दूरबीन पद्धति के द्वारा हार्ट के ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, उसकी कोई कुछ अलग बीमारियां हैं, कुछ एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन है, तो वो जी, जी। कार्डियक सर्जन ज़्यादा बेहतर अच्छे से उसमें बताएगा। उसमें भी एडवांसमेंट आ चुका है हाँ। और किया जा रहा, चालू हो चुका है। चुनिंदा देश के चुनिंदा संस्थानों में उसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, उसका एक अलग और बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइन, स्पेसिफिक बीमारियां जिसमें उसका इंडिकेशन है। निश्चित रूप से, मतलब उस पद्धति से के जरिए भी उपचार किया जाता है। सर, अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, तो ये भी एक बड़ी समस्या है और आजकल कॉमन हो गई है। कई लोगों में ये परेशानी देखने को मिलती है, अपेंडिक्स की शिकायत हो जाती है और फिर सर्जरी को लेकर मन में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी रहती हैं कि अरे सर्जरी कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो इस पद्धति के जरिए इसका इलाज भी संभव है? सब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सब अपेंडिक्स एक बहुत ही आम बीमारी है। क्यों होती है अपेंडिक्स? जी। अपेंडिक्स हमारे आंतों का एक हिस्सा है, उसमें सूजन आती है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जी। अक्सर क्या होता है, मरीज बोला पेट में दर्द हो रहा है तो वो मेडिकल स्टोर जाता है, दवाई लेता है और घर चला जाता है। जी। कि पेट में दर्द हो रहा है, दवाई खा ली ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। पेट में हर जगह कई कारण होते हैं जिससे दर्द हो सकता है। अपेंडिक्स का दर्द मैं बताना चाहूँगा, होता है सुबह सुबह होता है दर्द, नाभि से शुरू होता है और कूल्हे के सीधे हाथ के कूल्हे के जस्ट ऊपर तक वो दर्द जाता है। पेट फूलता है, उल्टियाँ उबकाई जैसी आने लगती है, बुखार आने लगता है। अगर बुखार आना सब शुरू हो गया तो आप समझ जाइए हो सकता है वो अपेंडिक्स फट भी सकता है। अपेंडिसाइटिस की भी यही, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बीमारियां ऐसी है जिसका दवाइयाँ नहीं, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन। जी। मरीज क्या करते हैं, या ये बात आपको समझना चाहिए, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेट में दर्द है, सबसे पहले विशेषज्ञ सर्जन के पास जाए। बहुत सारी जांचें होती हैं, सोनोग्राफी और सर्जन जो होता है वो अपने हाथ का असेसमेंट से करके देखता है जी। और साथ वो सोनोग्राफी के माध्यम से या सीटी स्कैन के माध्यम से अगर अपेंडिक्स है तो उसको रुकना नहीं चाहिए, उसका तुरंत उसका ऑपरेशन करना चाहिए। नहीं तो क्या बोलते हैं कि अपेंडिक्स छोटा हो गया, दवाई से ठीक हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आपको बीमारी अपेंडिक्स से सूजन आ गई तो उसका आपको ऑपरेशन ही उसका है। मैं फिर से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका इलाज दवाई नहीं ऑपरेशन है। और सर्जरी में आपको पता है, हम भी कोशिश प्रयास करते हैं कि हर पेशेंट की सर्जरी नहीं हो, जी। दवाई से ठीक करिए। हमने पढ़ा है, ये हमारी किताबों में लिखा है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको ऑपरेशन से ही वो ठीक हो। सर, और इसका भी ऑपरेशन में क्या सर 2 से 3 दिन में छुट्टी हो जाती है मरीज की पूरी तरह स्वस्थ? डिपेंड करता है। अगर अपेंडिक्स इमीडिएट सूजन है तो कई बार तो आजकल तो सुबह करते हैं और शाम को छुट्टी कर देते हैं 24 घंटे में ही, अच्छा, 48 घंटे में। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, इतना इन्फेक्शन फैल जाता है, बस मवाद फैल जाता है, कभी मल फैल जाता है, उसमें समय लगता है। लेकिन सब कुछ दूरबीन पद्धति से होना संभव है, छोटे से चीज़ें उसमें काम। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, हमारे दर्शक भी समझना चाह रहे होंगे कि अपेंडिक्स अगर आपको डिटेक्ट हो गया तो जितने जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करा लेंगे वो बेहतर है या समय? क्योंकि हम देखते हैं कई बार लोगों को हो जाता है तो लोग किसी और पद्धति की तरफ मूव कर जाते हैं, हो सके इससे हमें आराम मिल जाए, फिर हमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, और इससे देर होने के कारण भी कई बार जो समस्या है वो जटिल हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर आपको तुरंत अपेंडिक्स निकला है तो उसका तुरंत सर्जन के पास जाएं, उसका ऑपरेशन निदान कराएं, ऑपरेशन कराएं। मरीज आते हैं, मरीज के ठीक बहुत सारे लोग सलाह करते हैं, परामर्श कराते हैं, बोलते हैं कि दवाई से, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। दवाई अगर आपने खाई, अगर अपेंडिक्स सूजन हो गई तो फिर वो अपेंडिक्स से बस गठान बना देता है, और एक बार वो गठान बन गई, उस गठान ने बड़ी आंत को पकड़ लिया तो फिर उसका ऑपरेशन उतना ही जटिल हो जाता है। और अगर वो उस दौरान फट गया या वापस से हुआ, एक दर्द तो कम हो जाएगा, आपने एंटीबायोटिक दे दी किसी ने, आपने आगे दर्द की दवाई खा ली तो वो दब गया जी। लेकिन वापस जब होगा तो उसके 6 गुना ज़्यादा तीव्रता से आएगा, जिसपे फिर वो एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी भी बन सकती है। तो दर्शकों, अगर यहाँ पर आपने देरी की तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए अगर अपेंडिक्स की शिकायत डॉक्टर ने बताई है,
आपको पीठ में दर्द है तो समय रहते उपचार के लिए विशेषज्ञ के पास पहुँचें, उनसे मार्गदर्शन लें और इसका उपचार कराएं, क्योंकि समय रहते अगर उपचार मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बच भी सकती है। और इसलिए हम ऐसे विषयों पर चर्चा भी करते हैं। दर्शकों, ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर भी आपको दिख रहे होंगे। उन टेलीफोन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी परेशानियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसका निदान किस तरीके से हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर आशु जी भी जुड़ी हुई हैं। मैम के पास चलेंगे। मैम, आयुर्वेद में अगर हम बात करें, क्योंकि अपेंडिक्स की अगर हम बात करें या फेफड़े संबंधित बीमारियों की बात करें, ये वो बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल या अनियमितता के कारण जो है आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और जब एक बार आ गई तो उसका एक ही ऑप्शन है कि सर्जरी कराना है। लेकिन अब लाइफस्टाइल को लोग इतना बेहतर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन हैं क्या हम कुछ नियम भी बना लें और कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं गैस की प्रॉब्लम सभी को होने लगी है आजकल। रात में लेट खाना खाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, तो कई सारी एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, उसकी जगह आयुर्वेदिक ले लें तो। हाँ बिल्कुल। और अभी खासकर जैसे हमारे CGHS में पेशेंट आते हैं, बहुत कुछ खासकर पेट से रिलेटेड, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसके लिए वो आयुर्वेद की तरफ ही मूव कर रहे हैं। और बेस्ट है क्योंकि हमारे तो एक्चुअली घरों में ही कई ऐसे हर्बल और स्पाइसेस होते हैं जिसका एक्चुअली रिसर्च ही इसलिए हुआ है कि वो हमारे पाचन तंत्र को ठीक रख सकें। तो और बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार सारी बीमारियों की जो जड़ या रूट कॉज बोलना चाहिए वो पेट से ही शुरू होता है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हैं। आप किसी भी चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से उन्हें ले सकते हैं। हम छोटे छोटे नुस्खे भी होते हैं। मैं वो भी समझना चाह रहा हूँ कि जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, गर्म पानी पीना, इसके अलावा सुबह जल्दी उठ के ऐसी कौन सी, जैसे आपने आंवले का बताया कि आंवले का सेवन तो रोज एक आंवला हर व्यक्ति खा सकता है, तो गैस के लिए भी ऐसी कोई पद्धति है क्या, या ऐसा कोई कि हम ये खाएंगे तो, जैसे अजवाइन का भी सेवन करते हैं? अजवाइन का सेवन है, हाँ बिल्कुल। अजवाइन के साथ काला नमक ले सकते हैं, अदरक और नींबू का रस का सेवन कर सकते हैं हम, सौंठ है, बहुत सारे ऐसे, मेथी है, ये सब चीज़ें हैं। यदि हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। जीरा है, जीरा बेस्ट गैस के लिए बताया गया है। पर वही मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप बीमार हैं तो आपको दवाई लेना है चिकित्सक के परामर्श से। और अदरवाइज़ ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं इन्हें हमें डेली रूटीन में कंटिन्यूअसली फॉलो, ऐसा नहीं है कि हम थोड़े दिन अवेयर हुए, 2-4 महीने फॉलो किया और फिर बंद कर दिया। कंटिन्यूअसली वो हमारी रूटीन में शामिल होना चाहिए। मैम, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, क्योंकि आने वाला समय सर्दियों का है और हम देखते हैं कि हर जगह सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है तो इम्यून सिस्टम कई लोगों का कमज़ोर होता है। और एक कॉमन समस्या हो जाती है गला खराब की और खराश की। और हम देख रहे हैं खांसी का भी यही कारण है, गले खराब का, कि पैटर्न चेंज हुआ, महीनों खांसी हो रही है लोगों को। तो वो उससे कैसे बचा जा सकता है कि हमारा गला खराब ही ना हो, पहले से प्रिकॉशंस ले लें? वही है, गर्म पानी का, खासकर सवेरे उठने के बाद जो हम पहला पानी पीते हैं और रात को सोते समय हम जो लास्ट पानी पीते हैं वो गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरी बात है स्टीम लेना। यदि हमको थोड़ा सा भी लगता है थ्रोट इन्फेक्शन है या सर्दी शुरू होने वाली है तो फर्स्ट डे से ही हम पानी में कुछ अजवाइन डाल के उसकी भाप लेना शुरू करें तो फिर शायद वो बीमारी आए ही ना या बढ़े ही ना। लौंग का सेवन है, कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो च्यूएबल होती है, जिनको हम सक कर सकते हैं रख के, तो उनसे हम थ्रोट इन्फेक्शन से इजीली बच सकते हैं। कुछ चटनियां भी मैडम आयुर्वेद में बड़ी फेमस है। च्यवनप्राश इज लाइक अ चटनी। तो च्यवनप्राश तो बेस्ट वेल नोन मेडिसिन है और बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ नहीं, मैं मतलब कुछ पे स्टॉप नहीं होता। आयुर्वेद ब्रॉड साइंस है, बहुत सारी चटनी आती हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए अवलेह फॉर्म में हम जिसको दवाई बोलते हैं, जो लेने में इजी होती है, अवेलेबल होती है। हर बीमारी के अनुसार वो अलग अलग होती है। हर बीमारी के लिए आयुर्वेद में उपचार उपलब्ध है और कार्यक्रम की अंतिम बेला में है। चलते चलते डॉक्टर ईशान जी के पास भी चलेंगे। सर, कार्यक्रम के हम अंतिम बेला में जाते आते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहें? स्वस्थ रहें, सही परामर्श कराएं, सही समय पे डॉक्टर को दिखाएं, अपने मर्जी से कोई दवाई का सेवन ना करें और कोई भी डॉक्टर आपका गलत इलाज नहीं करना चाहता। कोई भी सर्जरी की कोई गारंटी नहीं होती। देखिए, हर चीज़ की लिमिटेशंस है, लेकिन हर वो चीज़ अवेलेबल भी है जिससे हर चीज़ का समाधान भी है। पर भ्रमित ना हो,
सही उपचार कराएं, यही मेरा संदेश है। तो भ्रमित नहीं होना है, सही उपचार कराना है। मैम चलते चलते आपसे भी संक्षेप में संदेश चाहूँ। हाँ, बस वही है कि तुरंत ही हम किसी चिकित्सक के पास जाएं यदि कोई बीमारी है, खासकर आयुर्वेद में, तो वो बीमारी आपकी बढ़ेगी नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, उसके आगे चल के बहुत लंबा नहीं चलेगी। जैसे खांसी है, यदि आपको सर्दी जुकाम होता है, तुरंत आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन प्रारंभ करें, तो जो लंबा चलने वाला कफ है वो डेफिनेटली आपको नहीं होगा। निश्चित रूप से। तो जो लंबी बीमारियां हैं जिसमें लंबा उपचार करना है, आपको कई दिनों तक परहेज करना है, अगर समय रहते आप डॉक्टर्स के पास पहुंच गए तो इसका उपचार संभव है। और दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम किसी और विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।